नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम एक विशेष सत्र लेकर आए हैं और आज से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे वह यूपीएससी हो या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में 70 से 80% प्रश्न पीवाईक्यू से ही आते हैं और इस सेशन में हम न सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे बल्कि उनके पीछे कॉन्सेप्ट को भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813 और चार्टर्ड एक्ट 1833। तो इसमें कहा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया और इसकी स्थापना 1774 में की गई और सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी थे, फर्स्ट सीजे। वहीं 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार का राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। वहीं चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया और साथ ही कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ और चाय के उसका व्यापार अधिकार बना रहा। वहीं 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल हो गए। संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। तो जैसा कि हमने ऊपर के स्लाइड में भी पढ़ा कि आप इसको देख सकते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट होता है। और इसमें लिम्स्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो जैसा कि कथन 1 सही है, वहीं कथन 2 लिम्स्टर नहीं बल्कि एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसलिए कथन 2 गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट हो गया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना या भारतीय पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया। तो 1 का 2, तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम 1773, तो किसी भी ऑप्शन में बी में नहीं है। तो इसलिए अगर हमें ऑप्शन बी भी अगर हम इसको देखते तो हम इजीली अपना एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। इसका सही जवाब है बी। वहीं इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, तो भारत चार्टर अधिनियम 1913 के तहत और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक
इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसमें से पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे किससे पड़ी। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रणाली को उत्साहित किया, वहीं पश्चिमी और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया और भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का भी प्रावधान किया गया। वहीं 1823 का जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का भी गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देना था और इसमें 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे ट्रेवेलियर, वहीं प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे जेम्स प्रिंसेप और इन्हीं तीनों के सहयोग से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो सेम टू सेम देख रहे हैं कि ये सारे PYQ के क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन थोड़ा सा मेथड चेंज होकर के या क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न चेंज होकर के लेकिन आता उसी रूप में है। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या 1873 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त किया गया। व्यापारिक कार्य की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये क्वेश्चन UPSC 2019 में आया था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये कथन सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो कथन 2 भी सही है। वहीं भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया। तो नहीं, कथन 3 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत का राजस्व ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में 1858 के भारत का राजस्व अधिनियम के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चार्टर्ड एक्ट 1833 की धारा 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय और अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन अथवा पद के सेवा योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट द्वारा प्रशासन में भागीदारी हेतु उन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत
विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें से कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारतीय पारिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 के भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया और फर्स्ट न्यायाधीश थे सर मॉरिस गेवियर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 या 1947? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1937। हालांकि इस 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत इसके स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया और एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। और द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को आरक्षित और अनारक्षित, आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1882। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। और इससे इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट जो डिस्कशन था हमने ऊपर ही कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण। तो इसमें से कथन 1 और 3 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में ही किया गया था। वहीं 1919 के अधिनियम में सिख यूरोपीय
भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए इसका विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी? 1892 का भारतीय काउंसिल एक्ट, 1909 का भारतीय काउंसिल एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम या 1935 का भारत सरकार अधिनियम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। जिसमें राज्य परिषद में 60 सदस्यों में से 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। वहीं केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? सॉरी, ये तो सेम रिपीट हो गया। यहाँ तक रिपीटेड ही है। केंद्र में कौन सी एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 का एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से ऑप्शन कथन 2 सही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो नहीं, यह क्वेश्चन गलत है। सभी को नहीं, बल्कि कुछ सीमित वर्ग की महिलाओं को यह अधिकार दिया गया, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें से कथन 1 सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा की स्थापना हुई थी और 1855 से इस प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित होने लगी। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से
1922 से भारत में सिविल से ICS की परीक्षा प्रारंभ होने लगी, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। और भारत में सिविल सेवा 1930 के दशक से धीरे धीरे यूरोपीय का प्रतिशत कम होता गया और भारतीयों का बढ़ता गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, 1945। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। केवल ए, बी और सी, ए और सी, ए बी सी। तो इसमें से पूछा गया है कि सही जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और सी। प्रश्नगत वर्षों में वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930 में, 1934 में, 1945 में या 1947 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ था और उसके बाद 1947 में तो भारत आज़ाद ही हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हालांकि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत सरकार अधिनियम ने ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम की धारा 42 और 43 से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारत सरकार अधिनियम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 में हुआ। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन हुआ। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अतिरिक्त शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? मिंटो मॉडलो सुधार 1909, भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, तो ये सही है। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, तो नहीं, ये गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है।
और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर भी लागू किया था। तो ऊपर में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस भी कर लिया था। नेक्स्ट देखिए कैसे सेम ही क्वेश्चन को बस रिपीट किया जा रहा है और उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर से एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। 1909, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन 1919 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और भारत सरकार अधिनियम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रावधान है, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू के रूप में कवर अप हो गया है। तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्मेट में भी बना सकते हैं कि आप ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि हम ऐसे केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। तो ये हमारा एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। प्रांत में इसको समाप्त किया गया, भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। तो इससे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी? 1919 का अधिनियम, 1909, 1919, 1935 या 1947? तो सेम चीज़ है, भारतीय महासंघ और यहाँ संघीय शासन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियाँ किसको दी गई? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। और ऊपर की भी स्लाइड में मैंने डिस्कस भी किया था कि इसमें मैंने डिस्कस भी किया है, तो आप उसको डिस्कशन को डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये बिल्कुल भी इसका सही जवाब नहीं है। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, तो ये भी नहीं है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, तो कथन ये भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें कुछ प्रमुख थे कि संघात्मक सरकार की स्थापना करना था, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुआ, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, फेडरल न्यायालय की स्थापना, और केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन, ये सारे प्रमुख प्रावधान थे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिए, सिर्फ रटना काफ़ी नहीं है, विकल्पों का विश्लेषण भी हमें सही उत्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है, क्योंकि अगर हम तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे तो एक वक्त बाद हम धीरे धीरे तथ्यों को भूलना भी शुरू कर देते हैं। तो घटना चक्र पढ़ने का सही तरीका ही है विकल्पों का भी विश्लेषण करना। और अगर आप इस पूरी चर्चा का PDF चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसके से संबंधित सारे PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।